Morning, students. Meet you in the next class, and we were discussing about the Bhakti Sufi tradition in our last class. In the Bhakti Sufi traditions, we were discussing about the uh, traditions in the Hinduism and Islam religions, which occurred in the 8th to 18th century. 8th से 18th century के बीच में जो ट्रेडिशन जो ट्रांसफॉर्मेशन आया इन द हिंदू रिलीजन एंड द मुस्लिम रिलीजन और इस्लाम रिलीजन, it is known as Bhakti Sufi tradition. Bhakti tradition is in the Hindu religion and Sufi tradition is in the Islamic traditions. तो स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर डिस्कशन किया हु वर द अलवार्स एंड नैनार्स, सोसाइटी के अंदर कुछ सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और कुछ डिफरेंट्स आए, जो ट्रेडिशन था उसमें चेंजेस आए, जो कुछ लोग वेदों को फॉलो करते थे सम वर अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, द चेंज ऑफ डिटीज़ और द प्राइम डिटीज़ जो सोम इंद्र वरुण अग्नि जो थे उनका रिप्लेस करके कौन नए आ गए थे, वो वर द न्यू वर द स्टूडेंट्स ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गॉडेस दुर्गा, गणेश जी, ये सब इसके अंदर उन्होंने रिप्लेस कर दिया। इसके आगे हम देखते हैं, हमने अलवार्स और नैनार्स पढ़े। हु वर द अलवार्स एंड नैनार्स? अलवार्स वर द वर्शिपर्स ऑफ द or the devotee of the Alvars were the devotee of the Vishnu and Nainars were the devotee of Shiva. And the Shakt was known as the जो who worship the goddess. तो शैव ट्रेडिशन, वैष्णव ट्रेडिशन ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट इस क्लास के अंदर स्टूडेंट चालू करने वाले द वीर शैव ट्रेडिशन इन द कर्नाटक। याद रखना वीर शैव ट्रेडिशन, अलवार्स और नैनार्स कहाँ था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलवार्स वर द फ्रॉम, अलवार्स थे और नैनार्स ये कहाँ से थे? बोथ वर फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन जब टाइम चेंज हुआ तो कर्नाटक में एक नाम और आता है, कर्नाटक में जो हुए थे उनको बोला गया वीर शैव। कौन सा ट्रेडिशन है? वीर शैव। वीर शैव जो ट्रेडिशन था वो कर्नाटक में था, और अलवार्स और नैनार्स जो थे वो कहाँ थे स्टूडेंट्स? देवर इन द तमिलनाडु। तो तमिल में अलवार्स एंड नैनार्स एंड वीर शैव वर इन कर्नाटक। स्टार्ट करते थे 12th century, witnessed the emergence of a movement Karnataka led by a Brahmin named Basavanna, who was a minister in the court of Kalachuri ruler. His followers were known as Veer Shaiv, heroes of Shiva, और लिंगायत्स, वीवर्स ऑफ लिंगा। दो देखो क्या हुआ कि एक बासावन्ना करके एक आदमी था जो उसको ब्राह्मण था, और वो क्या था? मिनिस्टर था। कलचूरी जो आता है वो साउथ के अंदर मिलता है हमको, कलचूरी जो कर्नाटक है वहाँ पर कर्नाटक से कलचूरी रूलिंग। हु वर द रूलर इन द कर्नाटका? Who were the ruler in the Karnataka? Kalchuri ruler. So कलचूरी जो था वो कर्नाटक का रूलिंग था। तो कलचूरी रूलर के अंदर एक नाम आता है बासवन्ना। ही वॉज ए ब्राह्मण और मिनिस्टर, ही वॉज ए मिनिस्टर इन द कलचूरी रूलर के वहाँ पर था, उसका नाम था बासवन्ना। क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन? बासवन्ना। ही वॉज द minister in the Kalchuri ruler, and he established or emerged a new movement name as वीर शैव। वीर शैव का हिंदी में देखा जाए शैव दोज हु फॉलो शिवा, और वीर का मतलब हीरो, तो वीर शैव का मतलब हो गया हीरोज ऑफ शिवा। जो उसके फॉलोवर्स थे, उसने एक रिलीजन एस्टेब्लिश किया बासवन्ना ने। याद रखना बासवन्ना इंपॉर्टेंट नाम आता है। हु एस्टेब्लिश और spread the movement Veer Shaiv movement in the society name as Basavanna. Basavanna was a Brahmanical minister in the Kalchuri ruler, और उसके फॉलोवर्स क्या बन गए? दो फॉलोवर्स नाम आते हैं, क्या नाम है? फर्स्ट वॉज द वीर शैव, फर्स्ट वॉज द
Veershaiv. Name is Heroes of Shiva. सॉरी थोड़ा सा बार बार एरर हो रहा है. Veershaiv, Heroes of शिवा. शिव के जो हीरो थे उनको बोला वीरशैव. ठीक है. एंड सेकेंड वर द लिंगायत. दोज हु वियर लिंगा इज नॉन एज लिंगायत. क्या होता था कि वो अपने गले के अंदर एक शिव जी का लिंग पहनते, जो शिवलिंग जो होता है ना, इस टाइप का. तो जो इस टाइप का जो एक लॉकेट होता है जिसको अपने गले में धारण करते, दोज हु वियर द लिंगा इन देयर नेक हेड, अपने गले में जो नेकलेस की जैसे उसको वियरिंग करते, 2000 नॉन एज लिंगायत. तो दो उसके जो फॉलोवर्स थे, दो थे, शिवा और लिंगायत. शिवा एंड द लिंगायत. लिंगायत्स कंटिन्यू टू बी इन एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट. अभी भी वो कम्युनिटी है लिंगायत और शैव. लिंगायत का नाम अभी बीच में पिछले साल और 2019 के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे सोसाइटी के अंदर कर्नाटक में. लिंगायत जो थे उनका एक मेजोरिटी होता है, लिंगायत मेजोरिटी में है कर्नाटक में, और वो पॉलिटिक्स के अंदर भी उनका कहीं ना कहीं रोल्स होता है. तो लिंगायत को लेकर अभी कुछ बीच में उनका टॉपिक का इशू आया था 2019 में. अगर आप पढ़ेंगे तो सर्च कर सकते हैं लिंगायत रिलेटेड इशू इन 2019, तो आपको मिल जाएगा. दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंगा. वो लिंग जो होता है शिव जी का, जो मैनिफेस्टेशन होता है लिंग के रूप. मैनिफेस्टेशन का मतलब अवतार. तो शिव जी का जो लिंग वाला अवतार, शिवलिंग जो होता है, उसकी पूजा करते हैं. एज मैन यूजुअली वेयर ए स्मॉल लिंगा इन ए सिल्वर केस ऑन ए लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर. वो कहाँ पहनते हैं? कुछ लोग उसको गले में धारण करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, लेफ्ट शोल्डर. ये लेफ्ट शोल्डर, इसके ऊपर जैसे हम देखते हैं ना ताबीज़ बांध दिया जाता है लोगों का, तो वो ताबीज़ की जगह क्या बांधते हैं? शिवलिंग बांधते हैं. दोज हु आर रिवर्ड इंक्लूड जंगम एंड वॉन्डरिंग मोड्स. इनमें एक नाम आता है जंगम. जंगम जो थे, जो इनके मॉन्क्स थे, जो इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं, इस बिलीविंग के जो साधु होते हैं, उनको बोला जाता है जंगम. Those who are revered include the Jangam or wandering monks. Lingayat believes that on the death, devotee will be united with the Shiva and will not return to this world. Therefore, they do not practice funerary rites such as cremation prescribed in the Dharma Shastra. Instead, they ceremonially bury their dead. इसके अंदर इन्होंने सीधा बोला कि वो लोग जलाते नहीं हैं. क्या नहीं करते हैं? जो डेथ हो जाती है, डेड हो जाता है, उसको जलाया नहीं जाता है. बिकॉज उनका क्या फिलोसॉफी है? उनका एक फिलोसॉफी है कि आफ्टर द डेथ, Lingayat believes what they believe. They believe that the after death क्या होगा? Lingayat believes that the after death devotee will be united with Shiva. जो उनका जो डिवोटी होगा वो शिव के साथ मिल जाएगा और वापस इस दुनिया में नहीं आएगा. विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड. सो वो क्या करते हैं? उनको जलाते नहीं. क्रिमेशन जो होता है, क्रिमेशन का मतलब होता है जलाना. दाह संस्कार हिंदी में बोला जाता है. जो हिंदू रिलीजन के अंदर क्रिमेशन होता है उसको उन्होंने मना कर दिया. उसके जो वो क्या करते हैं? समाधि देते हैं. समाधि के अंदर बरी किया जाता है बॉडी को, ज़मीन में दफनाया जाता है. सेरिमोनियली बरी देयर डेड, तो उसको समाधि बोला जाता है. द लिंगायट्स चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू द सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मणास. जो लिंगायत थे उन लोगों ने चैलेंज किया आइडिया को. किसको? जो कास्ट का जो आइडिया होता है कि कास्ट बेस्ड का जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, उसको उन्होंने चैलेंज किया. ये गलत है. और जो पॉल्यूशन वाला जो सिस्टम है, पॉल्यूशन का मतलब होता है अगर किसी लोअर क्लास के आदमी ने किसी हायर क्लास आदमी को टच कर दिया या उनको देख लिया तो पॉल्यूशन हो जाता है उनको. इसलिए उनको बोला जाता है स्पर्श, यानी जिनका टच करते ही आदमी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है. अभी भी हम गाँव के अंदर देखते हैं तो सर्टेन ऑफ ग्रुप्स को अगर हम टच हो जाते हैं तो फिर हमको करता है कि हम इनके टच हो गए, हमको नहाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. तो ये पॉल्यूशन वाला जो फ़िलोसॉफ़ी है. और उन्होंने जो फ़िलोसॉफ़ी को एस्टेब्लिश करने वाले, उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण्स हैं, जो हायर क्लास के लोग हैं, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया तो इसको ख़त्म करना चाहिए. तो उन्होंने चैलेंज किया आइडिया को, कास्ट का और पॉल्यूशन वाला. तो याद रखना, कास्ट और पॉल्यूशन का आइडिया उन्होंने चैलेंज किया था. वॉट वर दे चैलेंज? द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन.
दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, उन्होंने रीबर्थ का जो थ्योरी, पुनर्जन्म का जो थ्योरी था उसको भी उन्होंने क्वेश्चन किया कि पुनर्जन्म नहीं होता है. दीज वॉन देम फॉलोवर्स अमॉन्ग्स दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड विद इन द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर. The Lingayats also encourage certain practices disapproved in the Dharma Shastra such as post-puberty marriage and remarriage of widows. उन्होंने क्या बोला है कि कुछ लोग जो थे उन्होंने क्या किया, जो सोसाइटी जो के अंदर जो मार्जिनल जो लोग थे, यानी जो बिल्कुल किनारे वाले लोग थे. मार्जिन कहाँ होता है? अगर हम किसी पेज को, अगर हम नोटबुक का पेज देखेंगे तो ऐसे मार्जिन आपने देखा होगा, एक साइड में एक छोटा सा हाशिया बना होता है, यहाँ से ऐसे लाइंस चालू होती है. तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि हम कभी इस पार्ट में कुछ नहीं लिखते हैं, हमेशा खाली रखता है, हमेशा ब्लैंक रहता है. इसके अंदर केवल क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखने के लिए हमको लिखना पड़ता है. जो हमारा आंसर होगा हम यहाँ लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है मार्जिन. तो सोसाइटी के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो मार्जिन पे थे, उनका कोई यूज़ नहीं था, उनको हमेशा बाहर माना जाता है. कुछ एक काम उनसे लिया जाता था, बाकी उनका कोई काम नहीं था. तो उन्होंने उनको भी क्या किया, उनको अट्रैक्ट किया, क्योंकि वो सोसाइटी से बाहर निकल चुके थे, कास्ट से उनको निकाल दिया गया था. कास्ट के ऑर्डर में उनको बिल्कुल लोअर क्लास मिला था और ये लोग कास्ट वाला सिस्टम उसके अगेंस्ट थे. तो इन्होंने क्या किया, उनको अपने साथ कंबाइन किया. तो जो मार्जिनल वाले जो लोग थे उनके साथ जुड़ गए. द लिंगायत्स ऑल्सो इनकरेज सर्टेन प्रैक्टिस, और उन्होंने क्या किया, जो धर्म शास्त्रास के अंदर जो प्रैक्टिस है उनको भी काम किया, जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड द रीमैरिज ऑफ विडो, यानी जो विधवा है उसकी जो है उसकी भी शादी करनी, और पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज भी उन्होंने फॉलो करवाई थी. तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया था, खूब सारे चीज़ों को उन्होंने चैलेंज किया है. पहली चीज़ उन्होंने कौन सी चैलेंज की थी, वीरशैव लोगों ने, उन्होंने चैलेंज किया था कि कास्ट वाला सिस्टम. सेकंड, पोल्यूशन वाला जो आइडिया था उसको चैलेंज किया, और उन्होंने जो मार्जिनल जो लोग थे सोसाइटी के अंदर, कास्ट के अंदर, उसको उनको अट्रैक्ट किया. देन दे encouraged the certain practices disapproved by the धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र जो हिंदू रिलीजन में थे, उनको, उनसे कुछ सारे रिचुअल्स थे जिनको उन्होंने वापस अप्रूव किया, उन्होंने काम किया. कुछ क्या नाम था, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और द रीमैरिज ऑफ विडोज, विधवा का पुनर्विवाह, विडोज का रीमैरिज, और पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज यानी एक उम्र निकल जाने के बाद जो शादी होती है उसको पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज बोले थे. तो बूढ़ाओं की शादी भी उन्होंने चालू करवाई. Our understanding of the वीरशैव tradition is derived from वाचनाज. इनका जो ट्रेडिशन होता है वो हमको कहाँ से मालूम पड़ता है, वाचन. वाचन क्या थे, इनके द्वारा कंपोज किए गए कुछ लिटरेचर, इनके जो कन्नड़ बाय वुमेन एंड मैन हु ज्वाइन द मूवमेंट, जो कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर थे और जिन लोगों ने इस मूवमेंट को, वीरशैव मूवमेंट या लिंगायत मूवमेंट को ज्वाइन किया था, उन लोगों की राइटिंग से उनको बोला जाता है वाचन. वाचन का मतलब होता है सेइंग. तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं. हमने एक पढ़ा है, वर्ड आया है बीच में, तमिल जो ग्रंथ थे, संगम, जिनको संगम लिटरेचर थे, वो थे तमिल लैंग्वेज में. याद रखना है, संगम लिटरेचर. जो हमने अलवार्स और नैनार्स पढ़े वो तमिल लैंग्वेज में थे, उनको संगम लिटरेचर बोला जाता है. और जो वाचन जो थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे, कन्नड़ लैंग्वेज में. याद रखने वाला बात है कि वाचनाज वर इन द कन्नड़ लैंग्वेज. जो कर्नाटक में जो लैंग्वेज चलती है उसको कन्नड़ बोला जाता है. न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स, दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस टू मेजर डेवलपमेंट्स. On the one hand, many ideas of the Tamil Bhaktas, especially the Vaishnavas, were incorporated within the Sanskrit tradition, culminating in the composition one of the best known Purans, Bhagavad Puran. Second, we find development of ट्रेडिशंस इन भक्ति महाराष्ट्र इन द 13th सेंचुरी. उन्होंने कुछ बोला कि जो साउथ के अंदर वैष्णव जो ट्रेडिशन था, उन्होंने संस्कृति की जो ट्रेडिशन था उसको वापस कल्मिनेट किया, और भागवत पुराण का उन्होंने कल्मिनेशन किया. ये सब कुछ उन्होंने बोला. और 13th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर भी ये मूवमेंट चालू हुआ. आता है कि रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया. अब इसके अंदर हम देखेंगे सूफिज़्म के बारे में. तो इस टॉपिक का नाम है रिलीजियस फर्मेंट इन द नॉर्थ इंडिया. ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन नॉर्थ इंडिया, जब उस समय साउथ के अंदर 10th सेंचुरी, 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, इंडिया के अंदर हुआ, साउथ इंडिया में हिंदुज़्म और वीरशैव, ललवार्स, नैनार्स, लिंगायत ये सब चल रहे थे. उसी समय नॉर्थ इंडिया में क्या रहा, इंडिया deities such as Vishnu and Shiva were worshipped in the temples, often built with the support of rulers.
However, historians have not found evidence of anything resembling the composition of the Alvars and Nayanars till the 14th century. How do we account for this difference? Some historians, देखो उन्होंने क्या टॉपिक बोला है कि ड्यूरिंग द सेम पीरियड कि however जो कुछ भी हो, historians have not found evidence of anything resembling the composition of the Alvars and Nayanars till the 14th century. उनको 14th सेंचुरी तक जो था उनका कोई भी उनको एविडेंस नहीं मिला है. हैव नॉट फाउंड एविडेंस ऑफ एनीथिंग रिजेंबलिंग द कंपोजिशन ऑफ द अल्वार्स नाइनार्स इन द 14th सेंचुरी. हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस? उनको बीच वाले एरिया के बाद 14th सेंचुरी से उनको कुछ नहीं मिला अल्वार्स और नाइनार्स का. Some historians point out that in North India this was a period when several Rajput states emerged. In most of these states, Brahmanas occupied position of importance, performing a range of secular and ritual functions. These seem have been little or no attempt to challenge their position directly. तो कुछ लोगों ने हिस्टोरियंस ये सजेस्ट करते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हुआ कि उस समय राजपूत खूब सारे स्टेट्स थे, राजपूत रूल करते थे नॉर्थ इंडिया में. तो उनके अंदर जो ब्राह्मणास थे वो अच्छी सुपीरियर पोजीशन या अच्छी प्रेस्टीज पोजीशन के ऊपर वो थे, इम्पोर्टेंट पोजीशंस के ऊपर थे, इसलिए उनको सीधा जाके चैलेंज करना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता था. डायरेक्टली उनको चैलेंज करना नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता था. इसके आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स. At the same time, other religious leaders who did not function within the orthodox Brahminical framework were gaining ground. These include Naths, Jogis and Siddhas. जो लोग ब्राह्मणिकल बैकग्राउंड से नहीं आते थे उन लोगों ने भी खूब सारा नाम कमा रहे थे उस समय. At the same time, the other religious leader who did not function with the orthodox Brahminical framework were gaining ground. वो ग्राउंड को जीत रहे थे, ज़मीन जो धरती. ग्राउंड जीतने का मतलब उन्होंने लोगों के पास पहुंच रहे थे. उनमें कौन कौन इंक्लूडेड थे? नाथ थे, जो योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय से आते हैं. नाथ, जोगी एंड सिद्धार्थ, ये तीन थे जिन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स में नहीं थे, फिर भी इन लोगों के बीच में अपना प्रचार प्रसार इन्होंने किया. मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम आर्टिसनल ग्रुप्स. इनमें से कुछ लोग आर्टिसनल यानी जो आर्टिशंस का काम करते हैं उनके ग्रुप्स थे, इंक्लूडिंग वीवर्स हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट with the development of organized craft production. Demand for such production grew with the emergence of new urban centers and long distance trade with Central Asia and West Asia. इन्होंने एक और टॉपिक इसी के अंदर जोड़ दिया कि many of them from artisanal group, कुछ लोग आर्टिशंस वाले ग्रुप से थे, इंक्लूडिंग वीवर्स. उनमें से वीवर्स भी कुछ थे who were becoming increasingly important with the development of. और जो वीवर्स थे वो लोग इम्पोर्टेंट हो रहे थे. क्यों? क्योंकि उनका जो ट्रेड हो रहा था वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत पावरफुल हो रहा था. डिमांड उनका प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इनका इधर हो गया. मैनी ऑफ दीज न्यू रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल विच डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज इनटू द वंस यूज्ड टुडे. इनमें से खूब सारे लोगों ने जो वेदों का अथॉरिटी था उसको चैलेंज किया है और उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस किया, लोगों के बीच में उन्होंने अपना एक्सपांशन किया, अपना प्रचार प्रसार किया है. एंड द एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल विच डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज इनटू द वन. और जो अभी तक भी डेवलप होती आ रही है वो उन सारी लैंग्वेजेस के अंदर उन्होंने अपना एक्सपांशन किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया. एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन लैंग्वेज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल. इसके आगे however in spite of their popularity these religious leaders were not in a position to win the support of the ruling elites. और ये लोग इतना सब कुछ लोगों का इन्होंने मिल गया, रिलीजियस लीडर थे, फिर भी इनको जो रूलर्स था उनकी तरफ से उनको सपोर्ट इतना नहीं मिला. In spite of their popularity these religious leaders were not in a position to win the support of a ruling elites. A new element in this situation was the coming of the Turks, which culminated in the establishment of the Delhi Sultanate. जो तुर्क थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया. This undermined the power of many
of the Rajput states and the Brahmanas who were associated with these kingdoms. This was accompanied by marked changes in the realm, culture and religion. उन्होंने इन सारे खूब सारे चेंजेस इसके अंदर आए, जो रिलीजन और कल्चर का जो रियल्म था, जो राज्य था, उसके अंदर खूब सारे चैलेंजेस आए थे. दिस अंडरमाइंड द पावर, उन्होंने उनकी पावर को कम किया. ब्राह्मणों और जो राजपूत थे उनकी पावर को कम किया. दिस वॉज अकम्पनीड बाई मार्क्ड चेंजेस इन द रियल्म ऑफ कल्चर एंड रिलीजन. द कमिंग ऑफ द सूफीज वॉज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट. अब क्या होता है कि जब तुर्क इंडिया के अंदर आए, 12th सेंचुरी के अंदर तुर्कों का इंडिया के अंदर एंट्री होता है. उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स था या राजपूत स्टेट्स थे, जिन्होंने इन रिलीजियस लीडर्स को, जिन्होंने वेदों को, अथॉरिटी को चैलेंज किया, उनसे साथ डायरेक्ट उनका कुछ डिस्प्यूट नहीं हुआ. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो तुर्क थे उन्होंने सल्तनत इस्टेब्लिश किया इंडिया के अंदर. और जैसे ही सल्तनत इस्टेब्लिश होता है तो राजनीति के साथ साथ धर्म, ये सब रिलेटेड होते हैं. तो जब से ही उन्होंने रियल्म के अंदर अपना रूलिंग इस्टेब्लिश किया, तो साथ ही साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि उनका कल्चर और जो रिलीजन का जो राज्य था वो भी धीरे धीरे कम फीका पड़ा. अब इसमें एक नया ग्रुप आता है, उसको बोला जाता है सूफी. तो सूफी क्या था, न्यू स्ट्रेंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन. इसको बोला जाता है फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन, बिकॉज सूफी रिलेटेड विथ ए सूफ. सूफ का मतलब होता है एक टाइप ऑफ वुलन. वुलन होता है, एक फैब्रिक है वुलन. इससे रिलेटेड जो ट्रेडिशन था उसको बोला जाता है सूफिज्म. जस्ट एज द regions within the subcontinent were not isolated from one another, so to contact with lands beyond the seas and mountains had existed for millennia. बहुत टाइम से, मिलेनिया से, यानी हजार साल, 2000 साल पहले से हमारा रिलेशंस था सब कॉन्टिनेंट का दूसरे के साथ. उन समुद्र के द्वारा, समुद्र, सीज एंड माउंटेन्स had existed for millennia. Arab merchants for instance frequented ports along the western coast in the first millennium CE, while Central Asian people settled in the northwestern parts of the subcontinent. During the same period from the 7th century, with the advent of Islam, these regions become part of the is often termed the Islamic world. पहले क्या हुआ कि ये लोग, इस्लाम रीजन तो हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि 7th सेंचुरी के अंदर इमर्ज हुआ. उसके पहले फर्स्ट सी, यानी 1100 सी के अंदर, यानी फर्स्ट सी, पहला साल था. उस समय भी फर्स्ट मिलेनियम या 1000 सी तक भी लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर आते थे, समुद्र के रास्ते से आते थे और ऊपर पहाड़ों के रास्ते से. अगर हम इंडिया का अगर हम मैप ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा ये, ठीक है. तो दो तरीके से रास्ते हो सकते हैं. अगर ये यहाँ पर ईरान, इराक, एशिया हो सकता है, तो दो तरीक़ों से आ सकते थे. एक तो इस रास्ते के थ्रू आते हैं, दूसरा इस रास्ते के थ्रू आते हैं. तो इनके पास में पड़ता था सी वाला एरिया. तो यहाँ पर आके नॉर्थ और वेस्ट साइड के अंदर, कोस्ट के अंदर जो वाला कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर आके उन्होंने अपने आप को बिठाया. उन्होंने नॉर्थ साइड के अंदर भी उन्होंने अपने आप को एंट्री दी है. फेट्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, अच्छा टॉपिक है. ऑन वन एक्सेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कनेक्शन that is frequently adopted is to focus on the reasons of ruling elites. In 1711, the Arab general named Muhammad Qasim conquered Sindh, which became part of the Caliph's domain. Later, see 13th century, Turks and Afghans established the Delhi Sultanate. One axis of understanding the significance of these connections that is frequently adopted is to focus on the religions of the ruling elites. इससे मालूम पड़ता है कि रिलीजन जो था रूलिंग एलाइट्स का, उससे रिलेटेड हमको मालूम पड़ता है एडॉप्शन उन्होंने कुछ किया, चेंजेस क्या है. तो इन्होंने एक इन्फॉर्मेटिव इधर फैक्ट बताया है कि 711 के अंदर, 711 AD के अंदर मोहम्मद बिन कासिम करके एक नाम है, उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया. 711 AD के अंदर, 711 के अंदर इंडिया के ऊपर अटैक किया और उसने सिंध को जीत लिया. सिंध को जीत लिया और उसको कैलिफ जो था, खलीफा जिसको हम बोलते हैं, उसके रूलिंग के अंदर उसको एस्टेब्लिश कर दिया. फिर वो बोलते हैं कि 13th सेंचुरी के अंदर और लेटर
13th सेंचुरी, और बाद में क्या 13th सेंचुरी के अंदर उन्होंने क्या किया, द तुर्क्स एंड अफगान्स एस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत, तुर्क और अफगानी लोगों ने क्या की, दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश कर दिया। दिल्ली सल्तनत को उन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश कर दिया। दिस वॉज फॉलोड बाय द formation of sultanates in Deccan and other parts of the subcontinent. Islam was an acknowledged religion of the rulers in several areas. This continued with the establishment of the Mughal Empire in the 16th century as well as in many of the regional states that emerged in the 18th century. फिर क्या हुआ कि हमने पढ़ा है कि जब रूलिंग क्लास एस्टेब्लिश होती है तो उसके साथ उनका रिलीजन और कल्चर भी साथ साथ आता है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि जैसे जैसे रूलर्स आए तो उनके साथ उनका रिलीजन और कल्चर भी आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम आया और कैलिफ्स आए तो ये देवर फ्रॉम द इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लाम रिलीजन था उनका। तो ये रिलीजन ऐसा था कि जो अभी तक भी कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर लोग इसको फॉलो करते हैं। और 1711 के अंदर आया, फिर जब सल्तनत बन गई 13th सेंचुरी तो चला, जब मुग़ल एम्पायर आया तो चला। मुग़ल एम्पायर के साथ साथ कुछ छोटे छोटे जो नए स्टेट्स, लोकली प्रिंसली स्टेट इमर्ज हुए जहाँ पर इस्लामिक रिलीजन था, वहाँ पर भी ये रिलीजन इमर्ज हुआ। तो जो बाहर से इन्वेडर्स आते हैं उनके साथ अपना रिलीजन और कल्चर लेके आते हैं, और वो अगर वो यहीं रुकते हैं तो उनका रिलीजन और कल्चर भी सोसाइटी के साथ घुल मिल जाता है। उल्मा एक टर्म आती है, उल्मा को हम पढ़ लेते हैं, प्लूरल ऑफ अलीम और वन हु नोज। उल्मा का अलीम का मतलब होता है जो जानता है उसको अलीम बोलते हैं, और अलीम का प्लूरल होता है उल्मा। तो आर स्कॉलर्स ऑफ द इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर को बोला जाता है उल्मा। जैसे हमारे हिंदू जो सनातन जो रिलीजन है उसका जो स्कॉलर होते हैं, जो रिलीजियस स्टडीज़ के स्कॉलर होते हैं, उनको बोला जाता है पंडित, ज्ञानी, विद्वान, संत, ये सब उनके नाम होते हैं। और एट द अदर हैंड उल्मा वर द स्कॉलर ऑफ द इस्लामिक स्टडीज़, याद रखना है। एज प्रिजर्वर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन दे परफॉर्म वेरियस रिलीजियस, जुरिडिकल एंड टीचिंग फंक्शन। उनके 3 काम होते थे उल्मा के, रिलीजियस कार्य भी करते थे, रिलीजियस वर्किंग भी था उनका, जुरिडिकल भी था उनका रूलिंग, और टीचिंग भी करते थे। तो उल्मा का 3 काम हो गया, रिलीजियस, जुरिडिकल और द टीचिंग, 3 थे। उल्मा वर द स्कॉलर ऑफ द इस्लामिक स्टडीज़। तो हम लोग वापस स्टूडेंट्स क्लास इसमें चलते हैं। थ्योरेटिकली मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उल्मा। थ्योरेटिकली क्या होता था, उल्मा जो होता था, उल्मा का काम है रिलीजियस स्कॉलर्स है। अब उल्मा लोग जो थे उनको कुरान से सब कुछ नॉलेज था, उनको शरीयत, शरिया सबका नॉलेज था। तो जो रूलर्स को गाइड करते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य गाइड करता था, उसी प्रकार जो उल्मा होते थे वो भी उनका क्या ड्यूटी था कि दे हैड ड्यूटी टू गाइड द रूलर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक स्टडीज़, हु वर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट द रूलिंग अकॉर्डिंग टू द शरिया। एक टर्म वापस आती शरिया। क्या टर्म है शरिया? शरिया का मतलब होता है, देखो इधर उन्होंने बुक में क्या लिखा है, शरिया, द शरिया इज द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। इट इज़ द बेस्ड ऑन द कुरान and the hadith, tradition of the prophet, including a record of remember word and deeds. With the expansion of Islamic rule outside Arabia, in areas where customs and traditions were different, qiyas, reasoning by analogy, and ijma, consensus of the community were recognized as 2 other sources of legislation. Thus the Sharia evolved from the Quran, Hadith, Qiyas and Ijma. शरिया क्या है एक बार समझा देते हैं, इसके बाद हम इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए शरिया क्या है, इसको समझ लीजिए। शरिया जैसे हमारे इंडिया के अंदर अभी रूलिंग होता है, उसमें होता है कि अपने पास एक किताब है जिसको बोलते हैं हम IPC, CRPC, जो जिसके अकॉर्डिंग हमको सजाएं सुनाई जाती है, कानून लिखे होते हैं, उसको बोला जाता है इंडियन पीनल कोड। उसी टाइप में क्या शरिया वॉज द मुस्लिम लॉ गवर्निंग, जो मुस्लिम का गवर्निंग लॉ उसका नाम है शरिया। शरिया क्या है, 4 जो चीज़ें उनका मिक्सचर है। शरिया क्या है, मुस्लिम लॉ या कोड ऑफ कंडक्ट है, मुस्लिम लॉ ऑफ कंडक्ट है, जो उसका नाम आता है शरिया। इस्लामिक जो रूलिंग है, गवर्निंग लॉ है, नियम है, कायदे कानून है, उनको बोला जाता है शरिया। और उल्मा का काम था इन शरिया के अकॉर्डिंग रूलिंग करवाना।
अब शरिया 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है. फर्स्ट वॉज द कुरान, हदीथ जिनको हिंदी में हदीस बोला जाता है, ठीक है, कुरान, हदीस. एक टर्म आती इसमें, चलो इसमें लिखा ही है चारों के नाम, कियास, रीजनिंग बाय एनालॉजी, एनालॉजी से रीज़न तर्क देना, एनालॉजी के तर्क देना. एंड इज्म, द कॉन्सेंसस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की जो जनसंख्या है, कॉन्सेंसस है उसके चारों तरफ. तो जो शरिया है 4 चीज़ों को मिलाकर बनता है. शरिया वॉज द रूल गवर्निंग लॉ इवॉल्व फ्रॉम 4 टाइप, कुरान, हदीस, कियास और इज्म. तो इन चारों का नाम जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है? शरिया. हदीस से श, कियास से किया, तो इया यहाँ आ गया. इज्म, कुरान, तो रान, ये सब इसमें आ गया. तो 4 चीज़ों से इवॉल्व हुआ है, कुरान, हदीस, कियास और इज्म. इज्म उनका कॉन्सेंसस है, कियास उनका एनालॉजी से रीजनिंग है. हदीस क्या है? ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट इंक्लूडिंग ए रिकॉर्ड ऑफ हिज रिमेंबर वर्ड एंड डीड्स. जो हदीस है जिसके बारे में प्रॉफिट के बारे में लिखा गया उसको हदीस बोला जाता है. उन्होंने जो बातें कही थी, उन्होंने जो रूल्स किए थे, उनके जो यादाश्त हैं, उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो हदीस में है. और कुरान क्या है? इनका रिलीजियस टेक्स्ट है. तो चारों से मिलकर क्या बना है? शरिया बना है. तो शरिया वॉज ए गवर्निंग लॉ ऑफ द इस्लामिक ट्रेडिशन. तो उलमा जो होते थे उनका एक ड्यूटी होता था कि उनको गाइड करना पड़ता था. किसको? रूलर को गाइड करना पड़ता था, उलमा को, कि आप लोगों को अगर रूलिंग करना है, बिकॉज यू आर ए इस्लामिक पर्सन, यू आर ए मुस्लिम, यू शुड बी गवर्न और द रूल अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ शरिया. उनको शरिया के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता था? रूलिंग करना पड़ता था. और वो शरिया के अकॉर्डिंग रूल करें, इसका ध्यान कौन रखते थे? उलमा. उलमा वर द लॉयर्स, टीचर्स एंड द जुडिकर. उनके पास जुडिशली 3 काम थे. और उलमा वर द स्कॉलर ऑफ द इस्लामिक स्टडीज़ थे. इसके बारे में इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे. इसके बारे में आएगा जिम्मी, जजिया, ये सब नाम आएंगे. उसके बाद मुस्लिम जो सूफीज़्म वो चालू हो जाएगा. अभी हम सूफीज़्म के पहले जो इंडिया के अंदर रिलीजन था, देखो सूफीज़्म क्या है, जैसे इंडिया के अंदर हमने हिंदुज़्म में पढ़ा, उसके अंदर हिंदू जो रिलीजन था, वैदिक सेक्रीफाइसेज, इंद्र, वरुण, सोम, अग्नि, ये ट्रेडिशन चलते हैं. उनके बाद उनमें जो चेंजेस है उनको हम पढ़ रहे हैं. इसके बाद हमको भी सूफीज़्म तक पहुंचना है. तो उसके पहले जो इस्लाम चलता था, एक्चुअल इस्लाम, इस्लाम के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको बोला जाता है सूफीज़्म. इस्लाम में होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है? सूफीज़्म कहलाता है. ठीक है. तो हम पहले ये तो जाने कि व्हाट वाज द इस्लाम, रूलर्स की क्लास कैसे थी, इमर्ज कैसे हुआ सूफीज़्म, वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ाई करते रहो. I hope the schools will open soonly, so we'll meet in the class, but till we will meet on YouTube. Thank you so much. Share this video with your friends और subscribe करो. I have only 18 subscribe from the both of 2 classes, 11, 12. ठीक है students, meet you in next class. Thank you so much.